नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे मैकियावेली के विभिन्न विचारों के बारे में। हमने पिछली कक्षाओं में मैकियावेली के व्यक्तित्व, कृतित्व और मानव स्वभाव के बारे में उनके क्या खास विचार हैं। इसके अलावा मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता से राजनीति के जो पृथक्करण की बात की है उसके बारे में चर्चा की। आज हम बात करेंगे कि मैकियावेली को विभिन्न विचारकों ने प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में कहा है कि मैकियावेली जो हैं वो प्रथम आधुनिक विचारक हैं अथवा आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक उनको कहा गया है। इसके अलावा उनको अपने युग का शिशु भी कहा गया है। तो उनको क्यों कहा गया है, इसमें कुछ खास तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि किस वजह से उनको प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में या आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में उनको मान्यता दी है विद्वानों ने। तो उसका लॉजिक ये है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य ये है कि आधुनिक युग की कुछ खास जो विशेषताएं हैं वो मैकियावेली से प्रारंभ होती हैं और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग की जो कुछ खास विशेषताएं थी उनका अंत हो जाता है। जैसे राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोप तंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावेली जो था वो धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और दांते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना नहीं की। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था और इसलिए इटली को भी एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए, प्रतिष्ठित होते हुए देखना चाहता था। मध्ययुग के दैवी कानून में उसकी कोई आस्था नहीं थी तथा विधि निर्माता या शासक द्वारा निर्मित कानूनों को ही वो सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च मानता था। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक या आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली है, तो हम उन आधुनिक युग की उन खास विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिसके आधार पर मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक कहा जाता है और उनके चिंतन में, उनकी विचारधारा में सर्वप्रथम इनकी खास जो विशेषताएं हैं आधुनिक युग की, उनकी झलक जो है मैकियावेली के विचारों में, विचारधाराओं में मिलती है। तो उसमें कुछ खास तर्क हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना होगा। तो पहला तर्क ये है कि आधुनिक अध्ययन पद्धति के वो अनुयायी थे। आधुनिक अध्ययन पद्धतियों में जब मान सकते हैं पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण, ये तो मैकियावेली के पहले जो राजनीतिक अध्ययन था वो अनुभव मूलक नहीं था। उसके पूर्व राजनीति पर धर्म और धर्मशास्त्र हावी थे, आच्छादित थे और उस काल के विचारकों की अध्ययन पद्धति जो थी वो निगमनात्मक थी। मध्ययुग के प्राय सभी लेखक स्वयं सिद्ध मान्यताओं को स्वीकार करके उस आधार पर अपने राजनीतिक विचारों की व्यवस्थाएं हमको निर्मित करते हुए दिखाई देते हैं। उसकी तुलना में मैकियावेली मध्ययुग की जो अध्ययन पद्धति थी उनको छोड़ करके, और जो हमने उपयुक्त कहा अभी कि पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण और अनुभवमूलक वैज्ञानिक तटस्थता, इन पद्धतियों का प्रयोग वो करता है। और आधुनिक काल में इस प्रकार की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाला मैकियावेली पहला विचारक था, इसलिए उनको प्रथम राजनीतिक विचारक के रूप में कहा जाता है, उनको मान्यता मिली हुई है। दूसरा, राजनीति का धर्म और नैतिकता से
पृथक्करण या पृथकत्व। मैकियावेली को आधुनिक विचारक के मानने के समर्थन में ये कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण किया है। हमने इस संदर्भ में पहले भी विचार किया है, पिछली कक्षा में जो पिछला टॉपिक था विस्तार से इस पर चर्चा की है। मैकियावेली की ये मान्यता है कि राजनीति का एक स्वतंत्र क्षेत्र है, दायरा है, और राजनीति का ये दायरा सत्ता है। राजनीति का लक्ष्य सत्ता को प्राप्त करना, सत्ता प्राप्त करके उसको सुदृढ़ कराना और सत्ता का विस्तार करना है। इसकी तुलना में नैतिकता का संबंध मनुष्य के निजी व्यवहार के नैतिक पक्षों से जुड़े हुए निर्णयों से रहता है। और इस आधार पर मैकियावेली इस विचार का प्रतिपादन करता है कि राजनीति के उद्देश्य तथा साधन नैतिकता के उद्देश्यों और साधनों से पृथक हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो संलग्न व्यक्ति हैं, शासक हैं या राजनीतिक हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं कि वे राजनीति में नैतिकता के साधनों का प्रयोग करें। यदि नैतिक साधनों से राजनीति के लक्ष्य सिद्ध हों तो ये मार्ग अनुकरणीय है, किंतु यदि नैतिक साधनों के प्रयोग से सत्ता प्राप्ति, रक्षा या उसके विस्तार के लक्ष्य बाधित होते हैं, पराजित होते हैं, तो मैकियावेली हिंसा, निर्दयता, विश्वासघात, वचन भंग, हत्या अथवा युद्ध आक्रमण जैसे साधनों के प्रयोग की सलाह राजा को देता है, और जिससे राजनीतिक लक्ष्य सुरक्षित रहें। हमने पहले उनके एक प्रमुख स्टेटमेंट को उद्धृत किया था, जिसमें वो कहते हैं कि राजा को राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय ही समझे जाएंगे और उनकी सामान्य रूप से प्रशंसा की जाएगी। तो यही संदर्भ इस संदर्भ में है। और मैकियावेली के लिए साधनों का नैतिक अनैतिक होना निरर्थक मापदंड है। साधनों की सफलता को मापने का, परखने का मापदंड यही है कि उन साधनों से राज्य की रक्षा हुई या नहीं हुई। इसका अर्थ यह है कि मैकियावेली नैतिकता के दो मापदंड निर्धारित करते हैं। हमने पहले भी इसको स्पष्ट किया कि शासक की नैतिकता और व्यक्ति की नैतिकता। वह शासक के लिए नैतिकता का पालन आवश्यक नहीं समझता, जबकि व्यक्ति के निजी जीवन के लिए वह इसको आवश्यक समझता है। और राजनीति को नैतिकता और धर्म से पृथक करने के पीछे मैकियावेली का यही विचार था कि राजनीति को मध्ययुगीन बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। और मैकियावेली का ये जो प्रयास था, ये उनकी आधुनिक मानसिकता का परिचायक है। एक और तर्क है राष्ट्रीयता का समर्थक। 16वीं शताब्दी के यूरोप के राज्यों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित हो रही थी, और जिसके आधार पर ये जो राष्ट्रीय राज्य थे इनका उद्भव हो रहा था, आविर्भाव हो रहा था। मैकियावेली ने आधुनिक काल की इस खास विशेषता को या प्रवृत्ति को पहचाना, और इसी भावना से प्रेरित होकर उसने प्रिंस में अपेक्षा की कि कोई देशभक्त राजा इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में संगठित करे। मेडिसी परिवार के शासक लोरेंजो को संबोधित करते हुए मैकियावेली ने लिखा था कि देखिए, इटली की भूमि उस ध्वज के नीचे खड़े होने की विनती कर रही है जो उसे विजय दिला सके। ये मातृभूमि आपके घराने की ओर आशा बांधे देख रही है। यदि आप उन आदर्शों और साधनों का प्रयोग करेंगे जिनकी चर्चा मैंने अपने ग्रंथ प्रिंस में की है, जो आपके लिए ये कार्य तनिक भी कठिन नहीं होगा। वे साधन दयावान और उचित हैं जो मातृभूमि का उद्धार करें। मैकियावेली ने राष्ट्रीयता के भावों से प्रेरित होकर के राष्ट्रीय सेना की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था, और पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाने के संबंध में मैकियावेली प्रिंस को यह सलाह देता है कि राज्य में ऐसे ही प्रदेशों और लोगों को सम्मिलित किया जाए जिनमें जातीयता की एकता हो। और इन विचारों में भी मैकियावेली राष्ट्रीयता के मूल तत्वों के महत्व पर बल देता है। राष्ट्रीय एकता का विचार जो है मैकियावेली की आधुनिकता का परिचायक है, उसका द्योतक है। एक तर्क है आधुनिक राज्य की धारणा का प्रतिपादक।
आधुनिक काल की राजनीतिक व्यवस्था राज्य की धारणा पर आधारित है, और मैकियावेली को यह श्रेय है कि उसने राज्य की धारणा को सर्वप्रथम अर्थ प्रदान किया। दी स्टेट शब्द का प्रयोग भी पहली बार मैकियावेली के लेखन में किया गया। राज्य का आधुनिक अर्थ ऐसी राजनीतिक संप्रभु शक्ति है जिसका अपने नागरिकों और क्षेत्रों पर एकाधिकार है तथा शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में सर्वोच्च और निर्बाध है। राज्य की धारणा का इस प्रकार का अर्थ मैकियावेली ने अपने ग्रंथों के अंतर्गत प्रतिपादित किया है। इस अर्थ को उन्होंने वर्णन किया है इस अर्थ का। तो मैकियावेली के लेखन का ये प्रभाव है कि राज्य की इस प्रकार की धारणा का प्रचलन आधुनिक राजनीतिक चिंतन में हुआ, और ये मैकियावेली की दूरदर्शिता ही थी जिसने ये समझ लिया था कि आधुनिक राजनीति में राज्य की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्य से जुड़ी हुई संप्रभुता की धारणा के लक्षणों की व्याख्या भी मैकियावेली के द्वारा सर्वप्रथम की गई। ये ठीक है कि उसने बोंदा अथवा हाब्स की भांति संप्रभुता की औपचारिक परिभाषा प्रस्तुत नहीं की, फिर भी संप्रभुता के लक्षणों का जो वर्णन उन्होंने किया है और उसकी विधिदाता की धारणा, लॉगिवर की धारणा में वास्तव में संप्रभुता के लक्षणों का वर्णन है। मैकियावेली के द्वारा विधिदाता की शक्तियों का इस प्रकार के वर्णन करना कि विधिदाता की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती, वह सर्वशक्तिमान है अथवा वो सामाजिक राजनीतिक जीवन का शिल्पी है, रचनाकार है, वास्तव में ये संप्रभुता के लक्षणों का ही वर्णन है। और राज्य और उसकी संप्रभु शक्ति के महत्व को पहचानने वाले विचारकों में मैकियावेली आधुनिक काल का अग्रणी विचारक है, इसलिए उनको आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में मान्यता मिली है। एक है व्यक्ति के आत्महित पर बल। मैकियावेली का आधुनिक काल के उन विचारकों में प्रथम स्थान है जिन्होंने व्यक्ति के आत्महित या स्वार्थ को राजनीति का केंद्र बनाया। मैकियावेली का यह मानना है कि मानव स्वभाव से ही स्वार्थी, अहमवादी है, इगोइस्ट है, और इस तथ्य को शासक को पहचानना चाहिए और शासन की व्यवस्था इस प्रकार करनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति के आत्महित को आघात ना पहुंचे। वह शासक को सलाह देता है कि शासक को व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। और इस धारणा के आधार पर मैकियावेली मनुष्य के मनोविज्ञान और सरकार के बीच में एक अंतर संबंध स्थापित करता है। यद्यपि मैकियावेली मानवीय मनोविज्ञान के इस सिद्धांत को सुव्यवस्थित रूप से विकसित नहीं कर पाया, फिर भी जब वो आधुनिक काल में ये विचार सुव्यवस्थित मनोविज्ञान के रूप में विकसित कर लिया गया, उसकी ये धारणा हाब्स के राजनीतिक दर्शन की आधारशिला बनी। हाब्स ने मनुष्य के आत्महित को ही राज्य की स्थापना का कारण बताया है। एक मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में जो उनको मान्यता मिली है, उसमें एक लॉजिक उनका यह है कि वो शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता हैं। आधुनिक युग की एक विशेषता है शक्तिवादी राजनीति, पावर पॉलिटिक्स, और इस शक्तिवादी राजनीति को मैकियावेली ने ही प्रारंभ किया था। मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है, शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है। मैक्सी के अनुसार इस संबंध में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला मैकियावेली प्रथम विचारक था, और एक लॉजिक इनके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो है संघ राज्य के प्रथम विचारक थे मैकियावेली। मैकियावेली ने इटली के लिए कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार भी रखा। उसका कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित करके उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक होती है। हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं, और मैकियावेली ने चाहे वो संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार नहीं किया हो उसने, लेकिन उसकी कल्पना उसने अवश्य की। इसलिए इन उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर सार ये है
कि मैकियावेली ने मध्ययुगीन धारणाओं का त्याग करके और आधुनिक युग की समस्याओं को अपने चिंतन और विवेचन का मुद्दा बनाया। राजनीतिक दर्शन को मध्ययुग की प्रवृत्तियों से मुक्त करके उसे आधुनिक स्वरूप प्रदान करना मैकियावेली का ही एक प्रमुख कार्य था। अतः उसे आधुनिक काल का प्रथम महत्वपूर्ण चिंतक माना जाता है। यद्यपि इस चिंतन में मैकियावेली की अपनी कुछ दुर्बलताएं थी कि उनके चिंतन का जो स्वरूप था वो अत्यंत ही संकीर्ण रूप से स्थानीय था, क्योंकि उनके विचार केवल इटली की तात्कालिक समस्याओं तक सीमित थे और इसी तरह उसके विचार संकीर्ण रूप से एक विशेष काल तक सीमित थे। उसके विचारों की जो पृष्ठभूमि थी उसमें केवल 16वीं शताब्दी की ऐतिहासिक परिस्थितियां थी। वह 16वीं शताब्दी के बाद होने वाली वैचारिक प्रवृत्तियों को नहीं पहचान सका और यही दुर्बलता उसके धर्म संबंधी विचारों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हम जानते हैं कि मैकियावेली राजनीति का धर्म से पृथक्करण कर देता है, उसका विच्छेद कर देता है, किंतु उसके विचारों के प्रकाशन के थोड़े समय के बाद ही यूरोप में मार्टिन लूथर के विचारों ने धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात किया था और इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक चिंतन में धर्म और राजनीति के प्रश्न जुड़े रहे। 17वीं शताब्दी में धार्मिक मुद्दों की भूमिका राजनीति में अहम बनी रही। मैकियावेली आगे आने वाली ऐसी प्रवृत्तियों को नहीं देख सका, इसलिए मैकियावेली के लिए कहा जाता है कि वह स्पष्टदर्शी था, किंतु उसमें दूरदृष्टि का अभाव था। उसने केवल 16वीं शताब्दी के इटली की जो प्रवृत्तियां थी उनको अपने चिंतन में शामिल किया, उनके आधार पर अपने आकलन प्रस्तुत किए, किंतु 17वीं शताब्दी और उसके बाद विकसित होने वाली जो आगे आने वाली जो प्रवृत्तियां थी उनको वो नहीं देख पाया। मैकियावेली के चिंतन की एक और बड़ी भूल है, उनके चिंतन में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कतई आस्था नहीं दिखाई देती और आधुनिक लोकतंत्र की आस्था संवैधानिक प्रक्रियाओं के द्वारा सत्ता परिवर्तन में होती है। किंतु मैकियावेली के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट है कि वह नाजायज तरीकों से सत्ता हथियाने की सलाह राजा को देता है। वह सत्ता प्राप्ति, राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन के लिए तमाम तरह के छल, कपट, हिंसा इत्यादि तरीकों को जायज ठहराता है। दूसरा, अंत में हम ये भी कह सकते हैं कि जीवन के मूल्यों को देखने का मैकियावेली का जो दृष्टिकोण है वो दोषपूर्ण है। वह केवल शक्ति को ही सामाजिक राजनीतिक जीवन का एकमात्र और सर्वोच्च मूल्य मानता है। हमने उसके पक्ष में जो तर्क दिए उसमें ये कहा है कि वो शक्तिवादी राजनीति का प्रणेता है और ऐसा करते हुए धर्म, नैतिकता, सदाचार जैसे मूल्यों को शक्ति के अधीन कर देता है, या ये कहें कि एक तरह से इन मूल्यों का तिरस्कार कर देता है। अतः ये कहना उपयुक्त होगा कि जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को देखने का मैकियावेली का जो दृष्टिकोण था वो विकृत था, परवर्टेड था। तो ये मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में मान्यता जो मिली है उसके कुछ तर्क हैं और उसकी कुछ आलोचनाएं हैं जो आलोचकों ने की है। धन्यवाद।